Good morning, all of you. This is Veenu, and today we will continue the topic neurobiological basis of memory. इस पर हम अपना 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं और इसी टॉपिक को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी हम कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, मॉलिक्यूलर थियरी। नाउ कम टू द पॉइंट। देयर आर सम other factors that are responsible for memory consolidation. इट मीन्स कि जब हम कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे और ऐसे बायोलॉजिकल कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें जैसे कि जो हमारा डायंसेफेलोन है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ये भी रोल प्ले करते हैं। हम जब किसी चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं तो उसमें इनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इनका भी रोल होता है। जैसे डायंसेफेलोन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को अगर कट कर दिया जाए, उनमें लीजन कर दिया जाए, तो व्यक्ति की जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो प्रभावित होती है। इससे जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, मेमोरी के जो एनकोडिंग में प्रॉब्लम आती है, अगर इन तीनों चीज़ों का कनेक्शन ब्रेन से कट कर दिया जाता है तो इट मीन्स कि ये तीनों भी मेमोरी में, स्मृति को धारण करने में रोल प्ले करते हैं। नाउ रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस, जो हिप्पोकैम्पस है उसका रोल होता है मेमोरी में, स्मृति में उसका क्या रोल होता है। देखिए, जो हिप्पोकैम्पस होता है, तो बेसिकली जो हिप्पोकैम्पस होता है वो स्टोर्ड करके रखता है इंफॉर्मेशन को, जो सूचना होती है उसको वो संचित करके रखता है। जब हम कोई कुछ चीज़ लर्न करते हैं तो उसके ट्रेसेस बनते हैं, उसके मेमोरी ट्रेस बनते हैं, और वो जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड हो जाते हैं। इसलिए हिप्पोकैम्पस का भी रोल होता है। इस पर एक्सपेरिमेंट किया जोला मॉरन एटॉल ने 1986 में एक स्टडी किया, जिसमें कि एक व्यक्ति था जो कि हार्ट पेशेंट था। तो उसके हार्ट की बाईपास ऑपरेशन किया। जब उसका हार्ट का बाईपास ऑपरेशन किया तो उस समय पर उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया, जिससे कि उसका जो मेमोरी थी वो लॉस हो गई। उसको मतलब रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटीरोग्रेड एमनीशिया वाली सिचुएशन उसके साथ हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसके ब्रेन को खोला गया। उसके ब्रेन को खोला और उन्होंने पाया कि जो हिप्पोकैम्पस था वो काफ़ी डैमेज्ड था। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो उन्होंने देखा कि जो ये हिप्पोकैम्पस था ये काफ़ी डैमेज था। तो इससे उनको ये सबूत मिले, ये एविडेंस मिला। उन्होंने कहा कि जो एलटीएम के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम में, और बेसिकली कहाँ पर, हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड रहते हैं। एलटीएम मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम में, और लिम्बिक सिस्टम का भी वो वाला पार्ट जिसको कि हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वहाँ पर उनको स्टोर्ड करके रखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत बैडली अफेक्ट होती है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो ट्रेसेस होते हैं, मेमोरी ट्रेस होते हैं, वो स्टोर्ड नहीं हो पाते, हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड होकर के नहीं रह पाते हैं। अब आगे बात करते हैं LTP, लॉन्ग टर्म प्रोटीन। हमने न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो LTP होता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोटीन होता है, वो लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेमोरी ट्रेसेस कब बनते हैं हमारे ब्रेन में? जब हम कुछ लर्न करते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, तो लर्निंग के बाद क्या होता है कि उसके कुछ मेमोरी ट्रेस बनते हैं और वही स्मृति कहलाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोटीन का रोल होता है मेमोरी में। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें भी ये दिया गया था कि जो लॉन्ग टर्म प्रोटीन कैसे बनता है। हिप्पोकैम्पस की तरफ जाने वाले जो एक्साइटेटरी पाथवेज होते हैं, जब उनको स्टिमुलेट किया जाता है तो उससे लॉन्ग टर्म प्रोटीन का निर्माण होता है, उससे लॉन्ग टर्म प्रोटीन बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोटीन बेसिकली क्या करता है?
लॉन्ग टर्म प्रोटीन से जो साइनेप्स होती हैं वहाँ पर न्यूरल ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूरो ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं और जो आने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसको ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो जो उस समय पर क्या होता है कि ये जो उस समय पर LTP का निर्माण होता है, लॉन्ग टर्म प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बनता है। लॉन्ग टर्म प्रोटीन उस समय पर बनता है जब सूचना देने वाला न्यूरॉन और सूचना को ग्रहण करने वाला न्यूरॉन दोनों को हाई फ्रीक्वेंसी वाले अराउजल से अराउज्ड किया जाता है, तब लॉन्ग टर्म प्रोटीन बनता है। और जब ये लॉन्ग टर्म प्रोटीन बनता है तो उससे साइनेप्स पर न्यूरल ट्रांसमिशन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि न्यूरॉन्स जो हैं वो सूचना को ग्रहण करने के लिए एकदम अलर्ट फॉर्म में रहते हैं और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको तुरंत वो ग्रैब कर लेते हैं और उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसको स्टोरेज शुरू हो जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोटीन जो होता है इसका रोल होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में या किसी भी चीज़ के मतलब कुछ हम लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, लर्निंग में LTP का रोल होता है। अब हम आते हैं रोल ऑफ टेम्पोरल लोब। क्या टेम्पोरल लोब का भी रोल होता है मेमोरी में, खास करके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए? तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको साबित करने के लिए मिलनर, कॉर्किन एंड ट्यूबर ने 1968 में एक स्टडी किया। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था जिसको उन्होंने HM का नाम दिया। उस व्यक्ति का नाम कुछ भी होगा लेकिन उन्होंने उसको HM का नाम दे दिया। तो वो जो HM था उसको 27 ईयर की एज में ही उसको मिर्गी के दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया कि उसके ब्रेन के दोनों टेम्पोरल लोब का जो मिडल पोर्शन था, दोनों टेम्पोरल लॉब्स के मिडल पोर्शन को उन्होंने काट के निकाल दिया। ये काट के निकालने के बाद ये पाया गया कि उसकी मिर्गी तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसको रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटेरोग्रेड एमनीशिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको कि कहते हैं अग्रगामी स्मृति लोप और पश्चगामी स्मृति लोप। तो ये दोनों प्रॉब्लम उसको हो गई थी। वो डॉक्टर ने पाया कि उसका STM और LTM दोनों ठीक थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों सही थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से नई सूचनाओं को LTM में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अगर उससे अभी कोई व्यक्ति मिलकर के गया है, व्यक्ति ने अपना नाम, पता, सब कुछ उसको बताया और 20 सेकंड के बाद वही व्यक्ति HM के पास दोबारा आता था, तो HM भूल जाता था कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ही रही, STM तक रही, STM से वो आगे LTM तक नहीं पहुंच पाई। तो जो HM था, HM की बाकी सब चीज़ें तो इंटैक्ट थी, कुछ नहीं कट किया गया था, लेकिन उसका जो टेम्पोरल लोब था उसको ऑपरेशन करके हटा दिया गया था। तो जो रिसर्चर थे वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मस्तिष्क का जो ये वाला भाग होता है, इट मीन्स टेम्पोरल लोब जो होता है, वो मेमोरी ट्रेसेस को कंसोलिडेट करने का काम करता है। मतलब इस भाग के द्वारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से सूचनाएं जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश करती हैं। इस भाग के द्वारा कंसोलिडेशन का काम होता है, मेमोरी ट्रेस को सुदृढ़ीकरण करने का काम होता है। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में टेम्पोरल लोब की भी भूमिका होती है। तो इससे आगे का जो टॉपिक है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।